गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपन ने सॉलिड एंगल पढ़ लिया है और सॉलिड एंगल क्या होता है समझ लिया है। सॉलिड एंगल एक थ्री डायमेंशनल एंगल है। अब उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो वो एक बार मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद जो है वो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कितनी टेक्निक्स है हमारे पास? दो टेक्निक्स हैं, पहले जो अपन पढ़ चुके हैं और एक ये तीसरी आ गई। अब पहली वाली था बाय डेफिनेशन, दूसरी वाली थी बाय गॉस थ्योरम और तीसरे नंबर पे आ गई बाय सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले सॉलिड एंगल क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं। तो सॉलिड एंगल इज ए थ्री डायमेंशनल एंगल। कैसा एंगल है ये? थ्री डायमेंशनल एंगल है। और थ्री डायमेंशनल एंगल में क्या होता है, तो हम किसी भी चीज में एक कोण यदि काट लें किसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यदि एक कोण काट लें तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल उसका सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल एंगल है। अब किसी ने बोला कि फॉर्मूला क्या है इसका, तो यहां से यहां तक कि अगर रेडियस आर है और ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया, ये सरफेस गोल है उठी हुई है, इसका एरिया यदि ए है तो सॉलिड एंगल को हम ओम से लिखते हैं और वो होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है इट इज ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसको नापते काय में, तो यूनिट इसकी होती है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। तो रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन कैसे निकला था? तो उस केस में हमने यहां से यहां तक एक लाइन और खींच दी थी और ये बोल दिया था कि ये वाला जो इधर साइड आ रहा है इट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ठीक है, तो यदि ये अल्फा है, या इसको तुम क्या बोल दो, फाई बोल दो, ठीक है, अगर इसको अपन फाई बोल दें तो सेमी वर्टिकल एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन ये आएगा कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये फॉर्मूला बना था हमारा। ठीक है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन सेमी सॉलिड एंगल एंड व्हाट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने जो लिखाया था वो लिखाया था कि अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर में सॉलिड एंगल कितने का बनता है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में सॉलिड एंगल कितने का बनता है, तो सॉलिड एंगल इन एन हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में कितने का सॉलिड एंगल बनेगा, तो उसके लिए मान लो कि जो उसका बेस है ये ऐसा है और ऊपर से ये इस तरीके से है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो इसकी जमीन है ये फ्लैट सरफेस, तो इसका एंगल अगर तुम यहां से नापो तो ये 90 डिग्री हो जाए और इधर भी 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये कोण होता तो सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोलते तुम? इतने हिस्से को सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हो, फाई, अगर कोण होता तो। लेकिन ये कोण बढ़ा और ये कोण बढ़ते बढ़ते यहां तक हो गया तो सेमी वर्टिकल एंगल 90 डिग्री हो गया ना। तो सॉलिड एंगल ऑफ एन हेमिस्फीयर निकालने के लिए क्या पुट करेंगे? पुट सेमी वर्टिकल एंगल कितना, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियंस। तो ये सॉलिड एंगल निकालना है हमको हेमिस्फीयर, उसके लिए अपन ने किया। अब पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो ओम आ जाएगा 2 पाई सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 डिग्री।
1 माइनस कॉस 90, तो 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 जीरो होता। इसका मतलब 2 पाई रेडियंस आ गया। किसका आया ये? सॉलिड एंगल फॉर ए हेमिस्फीयर। उसके बाद हमने क्या बोला कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने नीचे वाला जो बेस है उसके ऊपर क्या बना रखा है। मान लो कि यूं भी बना रखा होता तो भी इसका सॉलिड एंगल इतना ही आता। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का 90 डिग्री लेते हैं, तो ये जो फिगर बना है इसका सॉलिड एंगल भी सेम है, तो दैट इज 2 पाई। इसका सॉलिड एंगल भी यही है। ठीक है, अब अगर वो बोलता है कि यहाँ पे उसने नीचे कोई भी फ्लैट सरफेस ले ली, ये जरूरी नहीं है कि ऐसी फ्लैट सर्कल ही ले। मान लो कि नीचे उसने जो है वो क्या किया, ऐसी सरफेस ले ली और इसके ऊपर इसने इधर से पिरामिड बना दिया या कुछ भी बना दिया। अगर नीचे फ्लैट सरफेस है तो वो 180 डिग्री चपटी है। कितनी? 180 डिग्री चपटी है। तो उस केस में जो फाई आएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल उस केस में 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री जब भी तुम रखोगे तो यही वाली इक्वेशन बनेगी, तो सॉलिड एंगल उस केस में तुम्हें 2 पाई का ही मिलेगा। तो इस केस में भी सॉलिड एंगल 2 पाई रेडियंस का ही है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर से सॉलिड बंद होना चाहिए और नीचे से फ्लैट होना चाहिए। तो ये वाली सरफेस कैसी होनी चाहिए? फ्लैट, और ऊपर से जो है वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। बस यही रिक्वायरमेंट है सॉलिड एंगल 180 डिग्री होने की। तो ये क्या है? 180 डिग्री का सॉलिड एंगल इस प्रकार से बनेगा। यहां तक अपन ने पिछली बार पढ़ लिया है, नोट भी डाल दिया है। अब एक बार आप लिख लें, थोड़ा लिखते रहने से रिवीजन होता। ठीक है ना, तो फिर से लिख लें, पॉज दबाएं। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए अब अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं आज। सेमी वर्टिकल एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल, फाइंड सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस ऑब्जेक्ट। फाइंड सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन हर चीज स्फीयर से सोचें, जल्दी कर पाएंगे। ये स्फीयर लिया, अब स्फीयर के ऊपर ये तुमने ऐसे बनाया। अब ये बताओ कि इसका सॉलिड एंगल कितना है? तुमने बोला ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखोगे तो सॉलिड एंगल कितना आएगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब सॉलिड एंगल कितना आएगा? 2 पाई का। ठीक, सबको समझ में आ गई बात? अभी हाल ही बताई थी कि इसका सॉलिड एंगल 2 पाई का। एक और बनाता हूँ, ये बनाया मैंने, उसके बाद यहाँ से इसको यूं ज्वाइन कर दिया। अब मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि इसका सॉलिड एंगल क्या है? तो इसका सॉलिड एंगल क्या है? तो ये सरफेस भी है तो वैसी की वैसी इधर साइड से बन जाएगा, तो फिर ये एंगल सेमी वर्टिकल 90 होगा, और 90 को पुट करेंगे तो फिर से इसका जो सॉलिड एंगल आएगा वो 2 पाई आएगा। तो पहले भी सॉलिड एंगल 2 पाई आया था, अभी भी सॉलिड एंगल 2 पाई ही है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा गोला बन जाएगा। तो पूरे गोले का सॉलिड एंगल होगा 2 पाई इधर का और 2 पाई इधर का, तो पूरे गोले का हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो सॉलिड एंगल किसी क्लोज्ड स्फीयर का क्या होगा? क्लोज्ड स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई होता। तो सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि क्लोज्ड स्फीयर, स्फीयर की जगह कुछ भी होता। ठीक है, कुछ भी होता, जैसे मान लो कि अपन उसी की बात करें, ये पिरामिड था, ये ऐसा। ठीक है, अब ये पिरामिड को उल्टा करके वापस से इसके नीचे चिपका दिया, तो ऐसा का ऐसा एक पिरामिड नीचे बन गया यूं। तो इस केस में सॉलिड एंगल क्या होगा? तो उसका आंसर फिर इस केस में जो सॉलिड एंगल आएगा
वो चूंकि क्लोज सरफेस है, पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, तो इसका जो सॉलिड एंगल है वो भी वही होगा जो स्फीयर का होगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, इसका सॉलिड एंगल क्या होगा, 4 पाई ही होगा। इस तरीके से अगर अपन ने क्यूब भी ले लिया, क्यूब, तो भले ही तुम्हें लग रहा हो क्यूब, लेकिन उस केस में सॉलिड एंगल तो वही आएगा, क्योंकि है तो अल्टीमेटली क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही, तो इसका भी सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 पाई ही आएगा। ठीक है, तो फॉर एनी क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अपन यहां क्या नोट डाल देंगे, नोट फॉर एनी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सॉलिड एंगल इज 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसलिए है क्योंकि यहीं से गॉस थ्योरम अपन लिंक कर पाएंगे। कैसे लिंक कर पाएंगे, किसी भी क्लोज सरफेस पे ही लगता है गॉस थ्योरम, और उस समय सॉलिड एंगल 2 पाई का होता, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए 2 पाई। अब मैंने क्या बोला था कि चार्ज को घेर लो, गॉस ने बोला था चार्ज को घेर लो स्फीयर से, रेक्टेंगल से, या किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से, रेक्टेंगल नहीं क्यूब से, तो उस केस में जो है वो सॉलिड एंगल तुम्हें 2 पाई मिलेगा। ठीक है ना, तो हम इसी का उपयोग करके जो है वो फ्लक्स निकालेंगे। तो ये नोट कर ले, अगला क्वेश्चन फ्लक्स निकालने के लिए लिखें फटाफट। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, चलिए और नीचे ले रहा हूं, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a point charge using solid angle। कोई सा यदि पॉइंट चार्ज दिया तो उससे सॉलिड एंगल की सहायता से उस पॉइंट चार्ज का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। किसकी सहायता, सॉलिड एंगल। इसमें गॉस वगैरह डेफिनेशन वगैरह नहीं लगानी, सब लग जाएगी लेकिन नहीं लगानी। ठीक है, हमको फॉर्मूला भी पता होगा इसका, लेकिन फिर भी नहीं लगाना, सॉल्यूशन ही करेंगे अपन इसका, उससे कंसेप्ट क्लियर होता। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक पॉइंट चार्ज जो फ्लक्स बनाता है वो Q अपॉन इप्सिलॉन 0 होता है, और पॉइंट चार्ज makes flux of phi अपॉन या Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इतना बनाता हूं। ठीक है, इसका मतलब Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज ओरिजिनेटेड इन अ 4 पाई सॉलिड एंगल। यानी क्या, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स एक 4 पाई सॉलिड एंगल में से ओरिजिन होता है, गुजरता है, बनता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर एंगल 4 पाई है, अगर एंगल 4 पाई है तो फ्लक्स है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, बोलो। अगर एंगल 4 पाई है, अगर एंगल कितना है, 4 पाई है, तो क्या फ्लक्स Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट है, बोले हाँ है। तो अगर एंगल 1 है तो क्या फ्लक्स Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है। अगर एंगल 1 है तो फ्लक्स इतना है। ठीक है, और अगर एंगल सॉलिड एंगल, तो अगर
सॉलिड एंगल ओम है तो फ्लक्स कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओम। और ये क्या है, ये फ्लक्स ओम सॉलिड एंगल से निकलने वाला, ओम सॉलिड एंगल से निकलने वाला। मीनिंग क्या, मीनिंग ये है कि मान लो कि ये स्फीयर है, इस स्फीयर में मैंने तुमको बोला कि इतने हिस्से में से निकलने वाला, तो इतने हिस्से का तुम्हें क्या चाहिए होगा, सॉलिड एंगल। तो यूं करके ऐसे बनाना नीचे, इसको यहाँ बनाना नीचे सेंटर तक, और यहाँ से इसका ये सॉलिड एंगल निकाल लेना। तो ये अगर तुमने जो सॉलिड एंगल निकाला, ये सॉलिड एंगल अगर तुम्हारे पास दिस है, तो इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा उसका फॉर्मूला बन गया Q अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको ऐसा ऐसा मत लिखो, इसको लिखो Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल अपॉन 4 पाई। है तो वही एक ही बात है, लेकिन याद रखना आसान है, क्योंकि जैसे तुमसे बोला फ्लक्स तो तुम्हारे दिमाग में गॉस थ्योरम का फ्लक्स Q बाई इप्सिलॉन नॉट आता, और सॉलिड एंगल बोला तो सॉलिड एंगल पूरे गोले के लिए 4 पाई होता है। तो उस गोले के लिए जितने के लिए पूछा गया है उस गोले के लिए कितना होगा, तो उसके लिए होगा पाई अपॉन 4 पाई, ये पाई अपॉन 4 पाई। तो ये है फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई बात समझ में, तो ये इसका आंसर आएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल बाय 4 पाई। चलिए नोट कर लें फटाफट इसको, नीचे ले रहा हूं, नोट कर ले फटाफट। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखें क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए डिस्क of radius capital R placed at a distance small x from that charge। अब देखो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, कहीं पे भी, यहां रखा हुआ है, और इसके सामने x डिस्टेंस पर कार रेडियस की डिस्क है। कितने डिस्टेंस पर, तो ये x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर क्या है, r रेडियस की डिस्क है। तो ये डिस्क बना रहा हूं, ये डिस्क, इस डिस्क की रेडियस क्या है, तो यहां से यहां तक की रेडियस इसकी क्या है, r। अब इसने फ्लक्स फेंका, ये तो फ्लक्स फेंकेगा, मानेगा थोड़ी, तो इसने फ्लक्स फेंका। अब ये फ्लक्स तो सब दिशाओं में जा रहा, 3 डायमेंशन में जा रहा, स्फीयर बन गया, तो गोला बन गया। ठीक है, सर्कल नहीं, गोला बन गया, स्फीयर। तो इसका जो फ्लक्स है वो इसमें से भी जाएगा, क्योंकि ये रोशनी तो सब दूर तक फैलेगी ऐसे, तो इसमें से भी फ्लक्स जाएगा, जो अभी बनाया कुछ फ्लक्स इसमें से जा रहा। अब इसमें से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना है, इसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, पिछली बार इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, याद हो तो। कैसे किया था, हमने यहाँ एक पट्टी काटी थी यहाँ पे dx रेडियस की, और dx रेडियस की पट्टी काटने के बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था यहाँ से लेके 0 से r तक, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल गया था। अब की बार अपन ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड सॉलिड एंगल, वी विल फाइंड सॉलिड एंगल, हम निकालेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इस डिस्क के लिए, फॉर दिस डिस्क, इस डिस्क के लिए सॉलिड एंगल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहां से इसको यूं ज्वाइन कर दो और यहां से इसको यूं ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया ना सॉलिड एंगल, यहां पे ये रहा। ठीक है, अब ये सॉलिड एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सिंपल है, यहां से यहां तक x, ये r रेडियस, ठीक है ना, यहां से यहां तक क्या है r, ये वाली, और ये x है, तो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुई ना। अब
ये बताओ कि ये क्वेश्चन पहले अपन ने जब इंटीग्रेशन से किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? तो याद हो तो ये आया था q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पे डी डिस्टेंस था। वही डिस्टेंस अब क्या हो गया? x हो गया। x की अगर तुम d करना चाहो तो d कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये d कर दिया मैंने, ये d कर दो, ये d कर दो इधर से, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से यूँ थी ऐसी। अब पूछ ये रहा है कि ये इतना मेहनत करके तुमने जो निकाला सॉलिड एंगल से, क्या डायरेक्ट निकल सकता है ऐसा कैसा? तो ये ओल्ड मेथड से निकाला था अपन। वो क्या था हमारे पास? इंटीग्रेशन। इसमें गॉस थ्योरम तो लगेगा नहीं, क्योंकि कोई क्लोज सरफेस तो है नहीं। ओपन सरफेस, सब दूर प्रकाश फैला हुआ, और सिमिलर सरफेस से क्लोज भी नहीं कर पाएंगे उसको अपन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गॉस थ्योरम तो फेल है। हाँ, इंटीग्रेशन मेथड लगेगा, इंटीग्रेशन मेथड, लेकिन परीक्षा में लगाना कठिन हो जाता है। तो हम सॉलिड एंगल से निकालेंगे। तो वी विल फर्स्ट फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ दिस डिस्क। अब सॉलिड एंगल डिस्क के लिए निकालना, तो निकालो भाई डिस्क के लिए। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। यही है ना, एरिया डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस स्क्वायर। अब एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल है। दूसरी चीज, ये वाला जो है हमारे पास एक रिलेशन, वो रिलेशन हमने ऊपर अभी भी लिखा था, वो ये वाला रिलेशन था। क्या था? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये रिलेशन था। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई, या फ्लक्स इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, और आगे क्या था? फाई, या जो भी एंगल हो। अच्छा, ये जो फाई है ना, ये फ्लक्स है, इसको कंफ्यूज ना हो तो मैं फ्लक्स ही लिख देता हूँ। फ्लक्स इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। इतना फ्लक्स उसके अंदर है, इनटू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या ये वाला जो आया था, ये बेसिकली क्या चीज आई थी? 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई क्या आया था? ये सॉलिड एंगल आया था, जब सेमी वर्टिकल एंगल दिया हो तब, ठीक है। तो इट इज द सॉलिड एंगल व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन। यस सर, ठीक है, इट इज द सॉलिड एंगल व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन। ठीक, अब क्या करना? सेमी वर्टिकल एंगल निकाल लें, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल निकाल लें। सेमी वर्टिकल एंगल निकालो। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया है समझ में आया, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, जो डेराइव इसको किया था इसलिए, जो डिराइव किया था आपने इससे, ये वो फिर से करना पड़ेगा, इसलिए अपन इसको लगा ही नहीं रहे। ये वाला नीचे वाला आसानी से लगेगा, तो ये फार्मूला छोड़ दो, ठीक है। ये फार्मूला सत्य है परंतु फिलहाल काम का नहीं है, ये काम का। तो सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ेगा, जो कि ये है। अब सेमी वर्टिकल एंगल में देखो, इसके अंदर इसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल फाई, और हमारे पास डी है, आर है और ये है। तो इसमें कॉस फाई की वैल्यू चाहिए मुझे, कॉस फाई। तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस फाई इज बेस, दिस इज बेस, ये बेस है क्योंकि एंगल इधर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो इट विल बी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया, इसको उठा के मैं इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया सॉलिड एंगल ऑफ द डिस्क, एंगल ऑफ डिस्क। अब अपन ने ऐसा पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के कारण
ये फॉर्मूले से दिया जाता है, पॉइंट चार्ज के कारण इस फॉर्मूले से दिया जाता है। क्या चीज? फ्लक्स। तो अब तुम्हें फ्लक्स ही निकालना है ना, तो Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल बाय 4 पाई। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई, जिसमें से तुम सॉलिड एंगल निकाल चुके हो जो यहां रख देंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई है ही, और ऊपर लिखा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया। अब ये पाई से पाई कैंसिल, ये वाला इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो फ्लक्स कितना आया? Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या यही फ्लक्स पहले भी आया था? ये रहा Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ओल्ड मेथड इंटीग्रेशन का, इसको ये आसानी से रिप्लेस कर पा रहा है, 3-4 स्टेप में ही आ गया। ठीक है, तो ये जो है इस केस में इजी मेथड है, वही का वही फ्लक्स निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे किया। एक बार फिर से पूरा पढ़ लो, और कभी कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो तुम या तो क्या करा करो कि 2 बार देखो वीडियो को, या फिर एक बार लिखो और अगली बार फिर खुद पढ़ो उसको कि क्या समझा रहे थे, और रफ कागज पे खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, उससे याद हो जाएगा हाथ के आदि। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यह तुम्हारे पास ऑप्शन इंटीग्रेशन से करो कि सॉलिड एंगल्स। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट लिखें। चलिए इसी को लिखें, नीचे ले रहा हूं, और लिख लें नीचे, पॉज दबा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें क्वेश्चन लिखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देयर इज ए वास as shown. A charge is kept in it. Find the flux through the curved surface. ठीक, डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके का ढक्कन है और इस तरीके का कुछ वास। उसने चार्ज कहीं रखा हुआ है यहां पे Q, जिसकी हाइट दे रखी है यहां से H, और बोल रहा है कि जो ढक्कन है ये वाला, इस ढक्कन की रेडियस R। तो ये बताओ कि ये कितना फ्लक्स फेंकेगा, किस में से? कर्व्ड सरफेस में से। कितना फ्लक्स फेंकेगा? ढक्कन में से नहीं। बताओ कैसे करोगे? क्वेश्चन नोट कर लो, पॉज दबा के नोट कर लो। कर लिया नोट? अब इसके अंदर एक चीज ये देखें कि कर्व सरफेस में से फ्लक्स निकालना बहुत आसान नहीं है। उसका कारण क्या है कि कर्व सरफेस का क्या एरिया होगा, क्या इसका सॉलिड एंगल होगा, कुछ नहीं पता।
तो अपन यहाँ पे एक टेक्निक लगाएंगे। वो टेक्निक क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे कि गॉस ने बोला कि अगर चार्ज फंसा हुआ है क्लोज सरफेस में, तो ये क्लोज ही सरफेस है, तो वो जो फ्लक्स देगा वो Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन देगा। फ्लक्स क्या देगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट देगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। किसने बोला, गॉस ने बोला। और हमने क्या सोचा है कि अगर इसने फ्लक्स फेंकना चालू किया इस तरीके से, तो सारे फ्लक्स में से वो फ्लक्स जो कि इसमें से गुजर गया डिस्क में से, उसको माइनस कर दो तो बचा हुआ फ्लक्स आ जाता है। फिर से सुना, टोटल फ्लक्स में से हरा फ्लक्स माइनस कर दो तो नीला फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू द डिस्क, फ्लक्स थ्रू डिस्क will give flux through the closed surface, closed curved surface। इसमें से फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि अपन ने टोटल फ्लक्स में से इसका माइनस कर दिया, तो बच्चे कुछ एक आ गया इतने का। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स टोटल माइनस फ्लक्स ड्यू टू ढक्कन डिस्क। तो ये ढक्कन डिस्क को माइनस कर देंगे, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस कितना आएगा, इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ढक्कन में से अभी निकाला ना, ढक्कन तो डिस्क की है तो यही निकला ना उसका, तो इट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा था। अब यहां पे देखो आर तो आर है, लेकिन डी एच है, आर है, तो यह जो डी आया है वो हटाओ और उसकी जगह क्या डालना, एच डालना। यहाँ पे भी एच डालना और ये नीचे वाला भी हटा देना, यहाँ एच स्क्वायर डाल देना। आई बात समझना। तो ये वाला जो आया ये कर्व सरफेस में से आएगा। अब इसमें से Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा 1 माइनस, ये कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा 1/2, ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस हाफ का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तुमने 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ बचा, तो इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाफ प्लस हाफ एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाफ कॉमन ले लो तो इट विल बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में से जाएगा, इतना फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में से जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। और कर्व सरफेस में से इतना जाएगा, टोपी में से कितना जाएगा वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया डिस्क में से, और टोटल कितना जाएगा वो गॉस ने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वो पता है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारा आंसर है कि कर्व सरफेस में से इतना फ्लक्स जाएगा इस वाली सरफेस में, ठीक। चलिए लिख लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, चलो नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स find the electric flux
coming out from one face of a cube of edge small a, center of which a point charge q is placed. Center of which a point charge q is placed. देखो क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है, बनाओ भाई क्यूब, ये क्यूब। अब क्यूब जो है उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा है, तो ये अपन ने पहले तो क्यूब बना लिया और इसके सेंटर पे कहीं पॉइंट चार्ज रख दिया, ये चार्ज रख दिया। अब इसने फ्लक्स फेंका, फ्लक्स सब दूर गया, तो जो सब दूर फ्लक्स गया उसमें से उसने बोला है कि एक फेस में से कितना गया। तो अब देखो गॉस थ्योरम से तो ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन बाय सॉलिड एंगल बोल दिया उसने। सॉलिड एंगल से कैसे सोचोगे? दोनों तरह की सोच होनी चाहिए, किसी किसी जगह सॉलिड एंगल बहुत काम का। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे अपन ने बोला कि इसमें से फ्लक्स जाएगा तो सब फेसेस में जाएगा, तो एक में से कितना जाएगा ये पता करना। तो एक में से कितना जाएगा तो ये पता करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल की वैल्यू डालनी, लेकिन सॉलिड एंगल फॉर ए फेस, तो हमें पता है कि सॉलिड 3D सरफेस का जैसे स्फीयर या फिर क्यूब का सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। तो एक सरफेस का, एक सरफेस, सिर्फ एक फेस का कितना होगा? तो सीधी बात है 6 पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक फेस का सॉलिड एंगल, फेस का सॉलिड एंगल कितना होगा? तो एक फेस का सॉलिड एंगल होगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो इट इज द सॉलिड एंगल फॉर द फेस। अब यहां पे सॉलिड एंगल अगर फेस का रखोगे तो फ्लक्स फेस में से आ जाएगा ना। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू द फेस इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल ऑफ द फेस। तो सॉलिड एंगल ऑफ द फेस जो आया ना उसको यहां रखो, तो वो आया 4 पाई अपॉन 6 और नीचे एक 4 पाई ऑलरेडी है, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स टू द फेस इज इक्वल टू Q अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये अपन गॉस से भी निकाल सकते थे, लेकिन मान लो कि परीक्षा में उसने ऐसा बोल दिया कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए फेस, बस इतना ही पूछ लिया, तो कम से कम तुमको ये पता होना चाहिए ना सॉलिड एंगल ऑफ द फेस इज दिस। ये तभी पता पड़ेगा ना जब सॉलिड एंगल होता है क्या, ये पता पड़ेगा। तो सॉलिड एंगल ऑफ ए फेस इज 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो क्यूब के एक फेस का सॉलिड एंगल 2 पाई बाय 3 है और उससे फ्लक्स जो है वो इतना निकलता। क्लियर है ये बात? चलिए लिख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, पॉज दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, लिख लें। ठीक है, अब ये देखिए कि सॉलिड एंगल जो रहता है वो हमेशा वैसे ही निकालते हैं क्या जैसा ये है कि उसमें और भी कुछ केस बन सकते हैं। तो एक केस और बन सकता है इसके अंदर, वो भी ध्यान दें कि अगर मान लो सॉलिड एंगल का एक डिफरेंट केस क्या है। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि ये स्फीयर का एक पार्ट होता, गोले का पार्ट होता,
और गोले का पार्ट में अपन कैसे डिफाइन किया अपन ने, पहले ऐसा ले लो और उसके बाद क्या करो, जो भी इसका सेंटर हो उससे लाइन खींच दो, तो ये जो शटल कॉक टाइप बन जाता है। किसका शटल कॉक? बैडमिंटन का। तो उसका जो ये कोन बन रहा है इस तरीके का, वो एक सॉलिड एंगल बनाता है यहाँ। लेकिन उसके लिए जरूरी शर्त क्या है ये ध्यान दें, यहां से एक लाइन सीधे जानी चाहिए, इसको अपन एक्सिस ऑफ द कोन बोले, एक्सिस ऑफ कोन बोले। और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो उसके पैरेलल हो। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये हर केस में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल ये कब वैलिड है, या ये फॉर्मूला कब वैलिड है? वैलिड ओनली व्हेन एक्सिस ऑफ कोन is perpendicular, parallel to the area vector. एरिया वेक्टर के पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल एक्सिस का कॉइल हो, एक्सिस ऑफ कोन हो, तो एक्सिस ऑफ कोन और ये दोनों पैरेलल हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा? केस 2 में। तो अगर मान लें कि हमारा जो एरिया है वो ऐसा है ही नहीं, तो ये मैंने कोन बनाया और जो तुम्हारा एरिया यहां पे आना चाहिए था इस तरीके का, इस तरीके का एरिया है ही नहीं। तो एरिया फिर किस टाइप का है? तो एरिया जो है वो एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा। ठीक है, अब देखें एरिया कैसा है, एक्सिस से एंगल बना रहा, तो इसका मतलब यू में कुछ है मान लो। अब देखना भी थोड़ा 1 मिनट लगेगा ड्राइंग करने में उसकी, ये उससे तुमको क्लियर हो जाएगा क्या पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। तो यहां से एक लाइन खींचते हैं ऐसी और यहां से एक लाइन खींचते हैं ऐसी। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर क्या है, और चाहो तो इसको और इधर साइड से ले लो यूं। ठीक है, और ये वाली ऐसी। अब देखो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये इस तरीके का होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मेरी ये एक्सिस होती, ये एक्सिस होती और ये हमारा एरिया वेक्टर होता, और उस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस एक्सिस ऑफ कोन के डायरेक्शन के पैरेलल होता, तो मैं डेफिनेशन लगा पाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, एरिया वेक्टर ने खुद ही कुछ एंगल बना लिया, खुद ही कुछ एंगल बना लिया। कहां से? इसके साथ, यहां पे। तो यदि इसने कुछ एंगल बना लिया तो हम ऐसा बोलेंगे कि एरिया वेक्टर अगर इसका निकालना है ना, तो इसका एरिया वेक्टर यूं आएगा भाई, जैसा एरिया होगा उससे नया, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। तो दिस इज द न्यू एरिया वेक्टर, न्यू वेक्टर कौन सा? एरिया। और देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, किसके इसके बीच में? एक्सिस ऑफ द कोन और इसके बीच में। तो अगर ऐसा केस दे देता है तो उस वाले केस में क्या करना कि एरिया पूरा नहीं लेंगे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पूरा एरिया तब लेना जब ये वाले की बात कर रही हो, ये बिल्कुल सही कोण बना ना, ऐसी कोण बना हो तो एरिया लेना, लेकिन ये एरिया नहीं लेना क्योंकि टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा हो गया तो इसने इसके साथ थीटा एंगल बनाया है यहाँ पे, इसने इसके साथ, और अगर ये थीटा एंगल बनाया है तो उस वाले केस में ये भी थीटा एंगल बन गया। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो नया एरिया वेक्टर है ना, ए डैश ले लो उसको, इसने इस एक्सिस ऑफ कोण के साथ जो एंगल बना रहा है वो ए डैश कॉस थीटा है, कॉस कंपोनेंट है उसका, सिर्फ ए डैश का ए डैश कॉस कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट। तो क्या करना है कि इसका कॉस कंपोनेंट ले लेना सिर्फ। तो अब की बार सॉलिड एंगल के उसमें एरिया ना आते हुए ए डैश का कॉस कंपोनेंट यानी कॉस थीटा आएगा,
और अपॉन में रेडियस स्क्वायर वही रहेगी, रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस वही रहेगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो सॉलिड एंगल का और ज़्यादा सही है। ये केस 2 में लगेगा व्हेन द एंगल इज नॉट जीरो बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ कॉइल। ठीक है, तो व्हेन एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा with the axis, then उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। दिस इज केस 2। और उस वाले केस में ऊपर क्या था, दिस इज केस 1, वो डायरेक्ट था, उसमें वो था ही पैरेलल, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये एरिया, तो भाई डायरेक्ट लग गया। लेकिन एक्सिस ऑफ द कॉइल इधर और एरिया इधर, तो फिर इसका कंपोनेंट, और फिर कंपोनेंट के साथ नीचे रेडियस स्क्वायर, तो कंपोनेंट इधर रेडियस स्क्वायर इधर, ऐसे लगाते हैं इसको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नीचे ले रहा हूं, नोट कर लें इसको। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको क्या पढ़ा आज अपन ने, सॉलिड एंगल और उसका यूज फ्लक्स निकालने के। ये भी अगर एंगल में के रूप में दे रखा है तो यूज कर सकते हो। अब देखिए, ये मेथड एक अलग सोच अपने को देता है। अगर आपको गॉस थ्योरम जमता है तो आप गॉस से करिए, यदि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता, मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप इंटीग्रेशन से करिए, और अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं तो इससे करिए, या फिर इसके सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी उसने किसी तरीके से घुमाने की कोशिश करी और सॉलिड एंगल के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको एटलीस्ट उसका कंसेप्ट और फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।